The brutal murder of 19-year-old Colleen Slemmer created fear and speculation among students and staff Friday. Knoxville police quickly dispelled any myths about the case with a break in their investigation. An autopsy confirmed she was slashed repeatedly with a meat cleaver and some other small cutting device. आज इस रियल क्राइम स्टोरी में हम देखेंगे कि एक दोस्ती में जब विश्वास टूट जाता है तब कैसे एक निर्दोष चेहरा भी हैवान बन जाता है। यह कहानी केवल एक क्राइम की नहीं है बल्कि उस अंधेरे पक्ष की भी है जो हमारे आसपास की दुनिया में छुपा हो सकता है। यह अमेरिका के इतिहास की सबसे कम उम्र की लड़की थी जिसको मौत की सजा सुनाई गई थी। ईयर 1995 में क्रिस्टा ने गुस्से और जेलसी में एक ऐसा क्राइम किया जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। इस क्राइम के बाद अमेरिका के पेरेंट्स इस हद तक डर गए थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस भेजने में बहुत डरने लगे थे कि कहीं उनके बच्चों के साथ भी दरिंदगी ना हो जाए। हाय, मेरा नाम है रितु और आप देख रहे हैं अनमास्किंग। क्रिस्टा पाइक का जन्म 10 मार्च 1976 में वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था और क्रिस्टा की जो माँ थी वो एक नंबर की नशेड़ी थी। वो हमेशा नशे में धुत रहती थी। अब सभी को पता है कि प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है, उसमें आपको अपना और भी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। लेकिन क्रिस्टा की माँ हमेशा शराब पिए रहती थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पेट में पल रहे बच्चे का इस पे क्या असर होगा। इनफैक्ट क्रिस्टा के होने के बाद भी उसके पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े रहते थे और बहुत ही जल्दी उन दोनों के बीच में डाइवोर्स भी हो गया। डाइवोर्स के बाद क्रिस्टा अपनी माँ के साथ ही रहती थी और उसकी माँ हमेशा नशे में धुत रहती थी, पार्टी करती रहती थी। बच्चे की कैसी परवरिश हो रही है, बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है, उसकी माँ को इससे कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान उसकी माँ ने शराब पीती और नशा किया था जिसका सीधा असर क्रिस्टा के दिमाग पे पड़ा और इतनी कम उम्र में उस बच्ची को दौरे भी आने लग गए थे। अब ये सब देख के क्रिस्टा की जो दादी थी क्रिस्टा को अपने साथ अपने घर ले गई थी और उन्होंने ही क्रिस्टा की आगे परवरिश की। अब क्रिस्टा की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी क्योंकि एक माँ और बाप का प्यार जो होता है वो उसको उसकी दादी से ही मिल गया। अब सब कुछ सही चल रहा था क्रिस्टा की लाइफ में। लेकिन 1988 में एक ऐसी घटना घटी जिससे क्रिस्टा की लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। 1988 में क्रिस्टा की दादी की डेथ हो गई थी और इससे उस 12 साल की बच्ची के दिमाग में इतना बुरा असर पड़ा कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। इसके बाद क्रिस्टा की जो माँ थी क्रिस्टा को अपने साथ घर ले गई थी, लेकिन वहाँ पे जाके भी वो सुकून से नहीं रह पाई। उसने वहाँ पे भी कई बार सुसाइड अटेम्प्ट किए थे। इस सब के चलते हुए उसकी माँ उसको कई बार साइकेट्रिस्ट पे भी ले गई, लेकिन वहाँ पे ले जाने के बाद भी क्रिस्टा पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। क्रिस्टा की माँ का जो न्यू बॉयफ्रेंड था वो क्रिस्टा को बहुत परेशान करता था। वो नशे में धुत होकर क्रिस्टा को बहुत मारता था और फिजिकली अब्यूज करता था। अब आप सोचो, उस छोटी सी लड़की ने जिसने बचपन से सिर्फ दुख ही देखा है और उसको इतनी दिक्कतें भी है जिंदगी में, उसके बाद उसके साथ ये सब हो रहा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और इस वजह से क्रिस्टा और ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी। ऑल्दो क्रिस्टा एक ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन इतनी लाइफ में अनस्टेबिलिटी की वजह से उसकी पढ़ाई पे बहुत असर पड़ा और वो 10th में फेल हो गई। उसकी वजह से उसका पढ़ाई से ध्यान हटके उल्टी सीधी चीजों में लगने लग गया था, जिसकी वजह से उसको जुवेनाइल फैसिलिटी में भेज दिया गया, जहां जॉब कॉर्प्स नामक एक गवर्नमेंट प्रोग्राम में उसका इंटरेस्ट बढ़ा जो एक लो इनकम स्टूडेंट्स को करियर स्किल्स सिखाते थे। और उसने वहाँ पे एक नर्सिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया और तब उसकी मुलाकात हुई वहाँ पे कॉलिन से। इन दोनों के इंटरेस्ट एकदम सेम थे, इसलिए बहुत ही जल्दी इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फाइनली क्रिस्टा की लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव चल रहा था, लेकिन तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है डैरेल की। ये लोग एक दूसरे को एक ही मुलाकात में पसंद करने लग जाते हैं और जल्दी ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब ये जो डैरेल था ना, वो एक कल्ट का हिस्सा था। ये लोग भगवान को नहीं मानते हैं, ये जादू टोना, ब्लैक मैजिक, शैतानी ताकतों में विश्वास रखते हैं। लेकिन क्रिस्टा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि डैरेल क्या करता है क्या नहीं करता है। इनफैक्ट वो तो खुद इस कल्ट का हिस्सा बन चुकी थी। अगर हम लाइफ में सही चीज़ों से ज़्यादा गलत चीज़ों पर विश्वास करते हैं तो हमारा दिमाग भी एक नेगेटिव वे में सोचने लग जाता है, और वैसा ही हुआ क्रिस्टा के साथ में। क्योंकि क्रिस्टा की लाइफ में कोई प्यार करने वाला नहीं था सिर्फ डैरेल को छोड़ के, इसलिए वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो गई थी। अब क्रिस्टा को लगने लगा था उसकी जो फ्रेंड है कॉलिन, वो उसके बॉयफ्रेंड पे डोरे डालती है और वो उसके बॉयफ्रेंड को उससे छीन लेगी। इसलिए इसी बात पे क्रिस्टा और कॉलिन की कई बार बहस हुई थी, लेकिन कॉलिन मना कर देती थी। बट ये सामने आया था कि कॉलिन और डैरेल के बीच में कुछ ना कुछ तो था, बट वो लोग कन्फेस नहीं कर रहे थे। अब क्रिस्टा अपने बॉयफ्रेंड को ना बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि एकमात्र ऐसा बंदा था उसकी लाइफ में जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसकी बहुत देखभाल करता था। इसलिए उसको सारी गलती सिर्फ कॉलिन की लगी। और एक दिन क्रिस्टा एंड कॉलिन के बीच का जो लड़ाई झगड़ा था वो हाथापाई में बदल गया
और उस दिन क्रिस्टा ने ठान लिया था कि मैं कॉलिन को मार के ही दम लूंगी। और उसी दिन क्रिस्टा ने अपने बॉयफ्रेंड से कॉलिन को मारने की बात की। अब ये जो डैरेल है वो क्रिस्टा और कॉलिन के बीच में जो ड्रामा चल रहा था उसका बराबर का हिस्सेदार था, लेकिन क्रिस्टा का जो अंध प्यार था उसकी वजह से उसको डैरेल की कोई भी गलती नहीं दिखाई दी। अब क्रिस्टा ने जब डैरेल को अपना प्लान सुनाया तो डैरेल ने झट से हाँ कर दी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा ही सोच रहा था कि वो एक बलि देगा जिससे वो अपने शैतान को खुश कर सके। और जब उसने प्लान सुना तो भाई उसने कहा कि हाँ भाई इससे ऐसा हो सकता है, इसलिए वो झटपट मान गया। इनफैक्ट उसने तो अपनी एक फ्रेंड शेडोला को भी अपने इस प्लान में ऐड कर लिया, क्योंकि वो भी इनकी तरह ही सनकी थी। अब 12 जनवरी 1995 में क्रिस्टा ने कॉलिन को जंगल में जाकर नशे करने का ऑफर किया। वैसे तो इन लोगों में बनती नहीं थी, लेकिन नशे की बात सुनकर उसने भी झटपट हाँ कर दी। लेकिन उसको क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ। उसी रात को 8 बजे इन 4 लोगों ने हॉस्टल से साइन आउट किया और जंगल की ओर बढ़ दिए। अब ये लोग आधे जंगल में पहुंचे ही थे कि क्रिस्टा ने कॉलिन पे फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया बॉयफ्रेंड वाली बात को लेके। अब कॉलिन को समझ में आने लगा था ये कोई नशे वशे करने नहीं आए हैं, ये सब यहाँ उल्टे सीधे ऐसी लड़ाई झगड़े करने आए हैं। तो वो वापस हॉस्टल की तरफ मुड़ने लगी जाने के लिए, लेकिन तभी क्रिस्टा ने उसके बाल पकड़े और उसका सर जो था अपने घुटनों पे दे मारा और उसको जमीन पे गिरा दिया। वहाँ कॉलिन के थोड़ी लग भी गई थी और वो बोल रही थी चिल्ला के कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन भाई क्रिस्टा कहाँ सुनती। उसने लात ही लात घुसे घुसे कॉलिन पे बरसाने शुरू कर दिए। अब कॉलिन को लगा कि ये लोग मुझे बहुत मारेंगे, इससे बढ़िया मैं यहाँ से निकल के भाग जाती हूँ। जैसे वो खड़ी होती है डैरेल ने क्या किया, चाकू निकाला और उसकी पीठ पर वार कर दिया, जिससे उसकी पीठ बिल्कुल चिर गई थी और वो ज़मीन पे गिर गई। और फिर क्रिस्टा ने वही चाकू छीना और कॉलिन के पेट में अनगिनत बार मारने लग गई। मतलब वहाँ इतना खून हो गया था कि चारों तरफ वही फैला पड़ा था। और आपको जो मैं ये सब बता रही हूँ ये सब क्रिस्टा ने अपने बयान में बताया था। अब कॉलिन के शरीर में जान तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एक बार उठ के जाने की कोशिश की वहाँ से, लेकिन डैरेल ने उसी टाइम एक बड़ा पत्थर उठाया और उसके सर पे मार दिया, जिससे वो वहीं गिर गई। अब इस टॉर्चर को करते हुए उन लोगों को 45 मिनट्स हो गए थे और कंटिन्यू टॉर्चर चल रहा था और जो कॉलिन थी वो अभी भी होश में थी। अब जो आगे हुआ वो तो हद ही हो गई। उन लोगों ने क्या किया, अपने जो भी शैतान को खुश करने के लिए उसके जो सीने पे था चाकू से चीरते हुए पेंटाग्राम का सिंबल बना दिया। इतना सब टॉर्चर होने के बाद कॉलिन को अभी भी थोड़ा थोड़ा होश था और उसने ट्राई किया कि मैं यहाँ से खड़े होके यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई क्रिस्टा ने उसको गिरा दिया और एक वहाँ पड़ा हुआ बहुत ही बड़ा पत्थर उठाया और उसका सर कुचल दिया उस पर मार के। मतलब ये सब बोलते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो जिसके साथ हुआ होगा सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा। अब जब उनको रियलाइज़ हुआ कि फाइनली कॉलिन अब मर चुकी है तो वो लोग हॉस्टल की तरफ चल दिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और क्रिस्टा इतनी बड़ी साइको थी कि उसने कॉलिन की खोपड़ी का एक हिस्सा अपनी पॉकेट में रख लिया था। अब 13 जनवरी की बात है, एक आदमी था अपना वॉक पे निकला होगा, तो जब वो जंगल के रास्ते से जा रहा था तब उसने ये बॉडी देखी। मतलब वो सुन्न रह गया था और उसने डर के मारे उसी टाइम पुलिस को इन्फॉर्म किया। और सुबह 8 बजे वहाँ पे पुलिस भी पहुँच गई थी और जब पुलिस वालों ने भी वो सीन देखा ना, वो लोग भी दंग रह गए थे। उसमें से एक पुलिस वाले ने बताया था कि बॉडी इतनी ख़राब हालत में मिली थी कि सर और शरीर में अंतर बता पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पहली बार एक ऐसा भयानक क्राइम हुआ था वहाँ पे। तो ये जो खबर थी वो आग की तरह मीडिया में फैल गई। अब यहाँ से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो सबसे पास जो था वहाँ पे हॉस्टल था, तो पुलिस वाले सबसे पहले वहीं पे गए। अब उन्होंने जब गार्ड से वहाँ जाके इंक्वायरी की तब उनको पता चला कि कल रात को 4 लोग क्रिस्टा, डैरेल, शेडोला और कॉलिन हॉस्टल से साइन आउट करके गए थे, लेकिन जब वापस आए तो 3 ही लोग थे, उनमें कॉलिन नहीं थी। तो अब पुलिस को लग गया था कि भाई ये कॉलिन की ही बॉडी है और उसके बाद से उन्होंने उन लोगों की खोज शुरू कर दी। तो उनको यूनिवर्सिटी में ही एक क्रिस्टा की जैकेट मिलती है और उस पॉकेट में उनको मिलता है कॉलिन की खोपड़ी का एक हिस्सा, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये क्राइम इन लोगों ने ही किया है। और कल रात को जो क्रिस्टा ने जीन्स पहनी थी जिस पे कॉलिन का खून लगा हुआ था, पुलिस वालों को वो भी मिल जाती है। अब पुलिस वाले इन तीनों को अरेस्ट करते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ जाकर उन्होंने सबसे पहले क्रिस्टा से इंटेरोगेट किया और कुछ ही सेकंड में क्रिस्टा ने सब कुछ कबूल कर लिया और उसने एक एक चीज़ इतनी डिटेल्स में बताई थी कि पुलिस वाले भी सुनकर हैरान थे कि इस लड़की को इतना सा भी गिल्ट नहीं है कि इसने इतना बड़ा क्राइम किया है। और धीरे धीरे क्रिस्टा सब कुछ निगलती गई कि उसने क्यों किया, कैसे किया, और ये जो कन्फेशन था वो 42 पेजेस का बना। अब नेक्स्ट ईयर 1996 में क्रिस्टा की केस की सुनवाई होती है और क्रिस्टा की जब सुनवाई हो रही थी और सारी क्राइम की डिटेल सामने आ रही थी तो जो वहाँ पे जज बैठे थे उन लोगों की भी रूह कांप गई। और वहाँ पे बैठी क्रिस्टा का फेस देखकर जजेस सोच रहे थे कि इतना मासूम सा दिखने वाला चेहरा इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकता है।
केस की सारी डिटेल सुनने के बाद जज ने बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्रिस्टा को इलेक्ट्रिक चेयर पे मौत की सज़ा सुनाई और साथ में डेरिल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। क्योंकि एक बहुत बड़ा केस था और इसकी सिर्फ एक ही आई विटनेस थी, वो थी शेडोला। तो पुलिस वालों ने उसको ना प्रपोजल दिया कि तुम्हारे ऊपर जो भी चार्जेस लगे हुए हैं वो हम हटा देंगे, तुमको बस सब कुछ यहाँ पे जो क्राइम हुआ था तुम्हें उनका विटनेस बनना होगा। तो शेडोला ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और इसलिए शेडोला पे कोई चार्जेस नहीं लगाए गए। क्रिस्टा जब जेल में बंद थी तो उसने एक लेटर लिखा था और उसमें ये लिखा था कि मैंने कॉलिन को पत्थर से इसलिए मार दिया ताकि वो तड़पे ना, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे ये सज़ा सुनाई, ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैंने तो उस पर रहम खाया था। खैर आप सबको लग रहा होगा उसको तो मौत की सज़ा हो गई तो भाई वो मर गई होगी, बट ऐसा नहीं है। जो क्रिस्टा है वो अभी भी जिंदा है आज की डेट तक, क्योंकि जो उसका लॉयर है वो कोर्ट में यही दलीलें दे देता है कि उसके साथ बचपन में बहुत गलत हुआ है, उसकी मेंटल स्टेट सही नहीं है, उस वजह से उसकी जो डेट है आगे बढ़ती जा रही है और वो डेथ रो में है। इसकी जो लास्ट सुनवाई हुई थी वो हुई थी 10 मार्च 2024 को, लेकिन अभी भी कोई डेट फाइनल नहीं हुई है। वहीं कॉलिन की फैमिली चाहती है कि क्रिस्टा को जल्दी से जल्दी सजा हो ताकि उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिल पाए। अगर क्रिस्टा को फांसी होती है तो लगभग 200 वर्षों में टेनेसी में फांसी चढ़ाई जाने वाली वो पहली महिला होगी, लेकिन कब?